क्यों आज हम अकाउंटिंग का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और ये भी बेसिक चीज़ों पे ही हम कंसंट्रेट करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट हैं। अब देखें, हम अकाउंटिंग को इन डिटेल तो यहाँ पे पढ़ेंगे भी नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है और उम्मीद है कि मैक्सिमम जो हैं सुनने वाले उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर किसी को टोटली किसी अकाउंटिंग के कंसेप्ट वगैरह का या बिल्कुल ही टोटल नॉलेज नहीं, तो मैं उसका अलग से कुछ फोरम बना के उनके लेक्चर शेयर करूँगा। मैं देख रहा था कुछ लोग जो बेसिक्स वगैरह जानते हैं वो इनसे भी थोड़ी सी बोरियत फील कर रहे थे। खैर, बेसिक्स तो मैं बताऊँगा, ये भी जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे। आपका जो ऑडिटर का पेपर बनेगा उसमें कंसेप्ट ही होते हैं, उसमें आपके न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, कोई बेसिक चीज़ें पूछेगा तो उनको हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कंसेप्ट उनके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इन डिटेल अगर आप फर्स्ट किया अकाउंटिंग सीखने के थोड़े से ख्वाहिशमंद हैं तो हमें टाइम जब थोड़ा सा मिलेगा तो मैं उनके अलग से फाइनल अकाउंट्स या बिल ऑफ एक्सचेंज या इस तरीके से लेजर और ट्रायल बैलेंस वगैरह के क्वेश्चन हम डिटेल में भी करेंगे, लेकिन वो एडिशनल होंगे। आप जो अगर सीखना चाहेंगे तो वो आप उनको टेकअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो नॉर्मल कंसेप्ट के रेलिवेंट जो लेक्चर होंगे वो आप उन्हीं को कंसंट्रेट करें तो काफ़ी है। ये लेक्चर और मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक और लेक्चर जो है ये ग्लॉसरी ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स पे हम लगाएंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे, लेकिन हर एक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इंशाल्लाह जो पेपर आपका होगा उसमें इतने पजल नहीं होंगे। अकाउंट, सबसे पहली डेफिनेशन है अकाउंट। जैसे हम बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं और उसकी डेबिट क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट में मेंटेन हो रही होती हैं, सेम इस तरीके से भी अकाउंटिंग में और बिज़नेस की लैंग्वेज में भी जो अकाउंट होता है, हर चीज़ का एक अकाउंट होता है। जैसे एसेट का अकाउंट, लायबिलिटीज़ का अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ये सारे हर एक का अलग से एक अकाउंट मेंटेन हो रहता है। जिसकी अमाउंट बढ़ती है या कम होती है तो नेट बैलेंस पे हमें वो शो कर रहा होता है। ए रिकॉर्ड दैट होल्ड द रिजल्ट्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी आप जो जितनी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो जो रेलिवेंट उसके हेड्स ऑफ अकाउंट्स आते रहते हैं तो आप उनको मेंटेन करते हैं। और जितने किसी बिज़नेस में अकाउंट्स मेंटेन हो रहते हैं उनको हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करते हैं, किसी बिज़नेस में चार्ट ऑफ अकाउंट एक्सपेंडेड हो सकता है, किसी में कम हो सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अकाउंटेंट्स इक्वेशन। अकाउंटेंट्स इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन हम कह सकते हैं इसको। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर इसमें आ भी सकता है, न्यूमेरिकली भी इसमें छोटा सा आ सकता है, लेकिन आपको अगर इक्वेशन याद है तो आप उसको सम अप कर सकते हैं। अगर जो चीज़ मिसिंग है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। जैसे पहले भी आप लोगों को अगर पता होगा, नहीं पता तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, जितनी चीज़ हम डेबिट करते हैं साथ उसका दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट में होता है, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल चलते हैं। तो अगर आपके बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जिससे आपके एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसके ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर एसेट आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो साथ में आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। और सम टाइम कंट्रा अकाउंट ऐसे होता है कि आपके एसेट में ही एक एसेट जा रहा होता है, दूसरा एसेट आ रहा होता है, तो उसका लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता और एसेट का भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेट्स सपोज आप कैश से कोई चीज़ फर्नीचर वगैरह ख़रीद के बिज़नेस में लाते हैं तो आपका एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया, फर्नीचर आया और कैश चला गया, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लायबिलिटी जब इन्वॉल्व नहीं होती तो भी बैलेंस इक्वल ही रहता है। जब ये हम कोई इनकम स्टेटमेंट की एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपकी जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस शामिल होगा,
चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इक्वल कैसे रहते हैं। द इक्वेशन दैट इज़ द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि ये बैलेंस शीट का एक फार्मूला होता है कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ, एक तरफ आपका एसेट होता है, एक तरफ आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं और दोनों इक्वल होती हैं। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई कि ये एक प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपने चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, क्लासीफाई करनी होती है और उनकी समरी बना के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग की हमने आगे टाइप्स भी पढ़ी थी। तो आई थिंक कि इसमें कोई चीज़ मज़ीद डिस्कस करने वाली नहीं है। और अकाउंट्स पेएबल इसके बाद आते हैं। फ़र्ज़ किया आपने कुछ चीज़ें सप्लायर से ख़रीदी थी लेकिन ऑन अकाउंट का मेन का बिज़नेस में ये होता है कि उधार पे कोई चीज़ लेना, ऑन क्रेडिट कोई चीज़ उधार पे लेना। तो जब आप कोई एसेट ख़रीदते हैं और उसकी पेमेंट अभी पे नहीं करते तो उससे आपके जो अकाउंट राइज होता है वो अकाउंट पेएबल होता है। मीन कि आपने उसके बदले में अभी कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं, और ये अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, यानी कि इसकी पेमेंट का टाइम 2 से 3 महीने तक का हो सकता है। पढ़ लेते हैं। अमाउंट्स ड्यू फ्राम योर बिजनेस टू योर क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जो हमसे कुछ लेके जाएगा, कैश वगैरह जो हमसे लेके जाएगा वो हमारा क्रेडिटर है, और जो हमें कैश वगैरह देगा वो हमारा डेटर है। यानी कि जब कैश हमारे पास आता है तो हम डेबिट की एंट्री करते हैं कैश की, इसलिए जो हमें देता है उसको हम डेटर कहते हैं। और जिससे जब हम कैश पे करते हैं तो कैश हमसे हमारे पास से जा रहा होता है, हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जिसकी वजह से क्रेडिट कर रहे होते हैं यानी जिसको पे कर रहे होते हैं उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो जब हम कैश पे करेंगे और क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे तो उससे क्या होगा, अकाउंट्स पेएबल राइज होंगे। जनरली दीज आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ज़्यादातर की वर्डिंग मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाता जाऊंगा, आप वर्ड टू वर्ड खुद पढ़ लेना। अगर कोई कंफ्यूज हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं, आपका बिजनेस है, आपने कुछ चीज़ें बेची लेकिन आपको कैश नहीं मिला, उधार पे उसने बेची, आपने उधार पे बेची और उसने उधार पे ली। तो जब आपको वो कैश पे करेगा तो आपके पास कैश आ जाएगा। जब तक नहीं मिलता तो वो आप शो जो करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कैश अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से मेंटेन करेंगे। इसके बाद आता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। और अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपके कितने पीरियड के बाद नॉर्मली जो जिन्होंने पैसे देने होते हैं वो कितने पीरियड के बाद रोटेट हो रहते हैं इन नंबर ऑफ़ डेज़, वो कितने आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, साल में दिन कितने हैं, कितने दिनों में कितने आपको पे होते हैं, तो ये उनका टर्नओवर क्या चल रहा है। ये तकरीबन एवरेज होता है कि जो भी आपसे उधार लेता है, लेट्स सपोज वो 2 महीनों के अंदर पे कर देता है, महीने के अंदर पे कर देता है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी कर रहा होता है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद जैसे मैंने आपको कल भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर में हम पढ़ रहे थे कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होता है जिसमें आप कैश पे करें या ना पे करें, आपका यूँ ही ड्यू होगा कि कैश आपको पे करना है किसी सर्विस के बदले में या किसी गुड्स या कोई एसेट ख़रीदने के बदले में। मैंने फ़र्ज़ किया आपने कोई चीज़ ख़रीदी बिज़नेस के लिए, आपने उसके बदले में अभी तक कैश पे नहीं किया, लेकिन आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, ये अकाउंटिंग कहती है। अगर फ़र्ज़ किया आपने किसी को सर्विस दी और उसने आपको कैश अभी पे नहीं किया, तो भी आप उस बिज़नेस को रिकॉर्ड कर लेंगे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कैश मिले या ना मिले, उसकी जब नेचर ये होती है कि वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो जाती है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। इसको एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और ये कन्वेंशनल है, और इसमें ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा होता है, हर जगह पे एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन कर रही होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं होती। एजिंग स्केड्यूल को इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं पढ़ लें, नहीं समझ आती तो मुझे पूछ लेना। अमोर्टाइजेशन होता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अमोर्टाइजेशन वो होती है कि जो आपके बिजनेस की गुडविल या इनटेंजिबल एसेट, एक टेंजिबल एसेट होते हैं, एक इनटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल के मतलब होता है जिसको हम टच करें और उसको महसूस किया जा सके या पकड़ा जा सके या देखा जा सके।
उसको हम फिज़िकली जिसकी एग्जिस्टेंस है उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं, और जिसका वजूद ना हो, जिसको हम देख ना सकें, तो उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, यानी कि जिसको महसूस ना किया जा सकता हो या फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिसकी ना हो। तो जैसे हम बिज़नेस में कोई मशीनरी या कोई व्हीकल वगैरह ख़रीद कर लाते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इस तरीके से एक बिज़नेस का पेटेंट राइट्स होते हैं, उनका एक सिंबल होता है, इनको एक गुडविल होती है। तो इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं उनको जब टाइम टू टाइम आप वीएटीआर उनका रिकॉर्ड करते हैं या उनको राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो उन पे जो उनकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये डेप्रिसिएशन का सेम मीनिंग वाला है, जैसे एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और गुडविल या पेटेंट राइट्स वगैरह पे अमोर्टाइजेशन लगाते हैं। एनुअल परसेंटेज रेट इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेना। एनुअल रिपोर्ट ये होती है कि आपकी जब बिज़नेस क्लोज होता है, एक बिज़नेस का एक एनुअल या एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो आपकी जब इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनती हैं, तो उसने जितनी परफॉर्मेंस की होती है बिज़नेस ने, उसके पूरे साल के दौरान उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है या कहीं उसने इन्वेस्टमेंट की होती है, उससे उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं या नेगेटिव मिलते हैं, तो उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो डायरेक्टर और सीईओ साइन करते हैं और शेयर होल्डर वगैरह को भेजी जाती है, और जो भी बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको पढ़ते हैं। ये एनुअली पब्लिश होती है, और जो आप का बिज़नेस जितना पूरे साल में परफॉर्म करता है उस परफॉर्मेंस पे ये रिपोर्ट होती है, जो उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बता रही होती है, तो उसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। आगे आता है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन अक्सर बिज़नेस का ये वर्ड है, और इसको इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि जो आप किसी चीज़ की वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपके बिज़नेस के कुछ एसेट्स हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप उसकी जब वैल्यू डिटरमिन करेंगे तो देखेंगे कि एट आर्म्स लेंथ, यानी कि करीब की मार्केट में उसकी क्या सिचुएशन है। आपने ये नहीं देखना कि फर्स्ट की आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो अमेरिका में उसकी कितनी सेलिंग प्राइस है, या उसकी यूके यूनाइट या किसी और यूरोपियन कंट्री में उसकी क्या प्राइस है, बल्कि आपने आप जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिज़नेस को, आपने उसके जो करीब तरीन मार्केट होगी उसमें उसकी वैल्यू देखनी होती है। इसको कहते हैं जो करीब वाली जगह हो उस पर ट्रांजैक्शन जब ये होती है तो उसकी क्या पोजीशन होती है। इसके अलावा एसेट्स हैं। एसेट्स ये होते हैं कि जो आपकी बिज़नेस में चीज़ें आती हैं जिनसे आपने फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना होता है, और नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, छोटे भी होते हैं शॉर्ट टर्म। कुछ इनकी आगे कैटेगराइजेशन जब बैलेंस शीट में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी 3 कैटेगराइजेशन होती हैं। एक होती है नॉन करंट एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट का आप ये भी कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट, जिनकी लाइफ 5 ईयर या से ज़्यादा होती है। एक होते हैं मीडियम टर्म एसेट, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा 3 से ले कर 3 साल तक की लाइफ होती है, उनको मीडियम टर्म एसेट्स कहते हैं। एक वो एसेट्स होते हैं जो इन्वेंट्री लाइक या बिल रिसीवेबल वगैरह जो होते हैं, या प्रीपेड जो आपके इंश्योरेंस वगैरह इस तरह के जितने होते हैं उनको शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं, यानी कि करंट एसेट्स। एसेट्स की कितनी टाइप हुई, एक होती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, एक होते हैं मीडियम टर्म एसेट्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स। सेम इस तरीके से लाइबिलिटीज़ भी होती है। यहाँ पे जी आपका एसेट और आई थिंक ये आपका सेकंड पेज है ऑडिट। ऑडिट को हमने कल भी डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, कि ऑडिट वो होता है कि जो आपकी बुक्स जब फाइनल स्टेटमेंट आप बना लेते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बैलेंस शीट वगैरह बना लेते हैं, तो उसके बाद आपने उनको ऑडिट करवाना होता है। तो ऑडिट में ऑडिटर क्या करता है कि उनको जो भी आपने ट्रांजैक्शन लिखी होती हैं उनको वेरीफाई करता है, उनकी मटीरियलिटी, उनके कोई भी अगर कहीं उसका रिस्क असेसमेंट वगैरह डिटरमिन करके उस पर टेस्ट वगैरह लगा के वो ऑडिट करते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट एक बनती है जिसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो भी होती है ऑडिटर, वो आगे फर्दर ऑडिट में ये ऐड चला जाता है। ऑडिट का अगर हम कुछ डिस्कस करेंगे मेन तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा ऑडिट ओपिनियन है,
ये ऑडिट ओपिनियन में ये है कि ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा होता है वो जब सारा कंप्लीट ऑडिट कर लेता है तो उसने एक अपनी ओपिनियन देनी होती है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन, जिससे वो जो उसने बिज़नेस में देखा होता है कि बिज़नेस अगर अच्छा चल रहा है तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगर बिज़नेस अच्छा चल नहीं रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम है या वीक इंटरनल कंट्रोल है, वीक इंटरनल चेक्स हैं, तो फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें आपकी वो बिज़नेस के जितने भी वीक एरियाज़ होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, और ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको पता चल सके कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें हैं, और जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होती है उसने उनको रेक्टिफाई करना होता है और उनको अपने वीक एरियाज़ को दूर करना होता है। इसके बाद है जी बैड डेट्स। जो डेटर्स कौन होते हैं? जो हमें कैश देंगे। तो कैश हमें कौन देते हैं? जो हमसे चीज़ें उधार पे ख़रीदते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे पैसे वगैरह लेके बैंक में भी ये ज़्यादा टर्म यूज़ होती है कि बैंक से जो कर्ज़ा लेते हैं, उधार लेते हैं, तो अगर वो फर्स्ट ईयर पे बैक नहीं करते तो उसको हम बैड डेट कंसीडर करते हैं। सेम इस तरीके से बिज़नेस में भी जो चीज़ आपसे उधार लेके जाते हैं, सम टाइम वो आपको जो उन्होंने पेमेंट करनी होती है वो नहीं करते, तो वो जो आपके जो पेमेंट अभी आपको कलेक्ट नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स। बैलेंस शीट ये होती है कि किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फिनेंशियल पोजीशन जो बताती है कि इसके कितने एसेट्स हैं या कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। जैसे आप अपने आप को देख लें कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी सारी आपके पास जायदाद वगैरह, जितने एसेट्स वगैरह हैं, या आपके पास घर है या क्या चीज़ है, और कितनी चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़, कितनी कितनी जगह पे आपने उधार लिया है, कितनी जगह पे आपने उधार पे करना है अभी, उनको क्या हम कहेंगे? हम अपने एक इंडिविजुअल की अपनी पोजीशन देखते हैं कि हम किस पोजीशन में। सेम इस तरीके से बिज़नेस की जब हम पोजीशन देखते हैं कि किसी बिज़नेस का कितने एसेट्स हैं और उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो जो एक स्टेटमेंट बनती है और उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। और बैलेंस शीट हमेशा इनकम स्टेटमेंट के बाद बनती है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, और नेट प्रॉफिट को हम कैरी ओवर करते हैं, उसके आगे ले जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पूरी समरी बताती है। इसके अलावा जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता है और बैंक भी उसके अकाउंट को मेंटेन कर रहा होता है। कोई एंट्री अगर मैं डेबिट करता हूँ तो बैंक अपने पास उसको क्रेडिट करेगा। जैसे जो मेरे पास डेबिट होगी वो बैंक के पास क्रेडिट होगी, जो मेरे पास क्रेडिट होगी वो बैंक के पास क्रेडिट होगी। सेम इस तरीके से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक पहले कर लेता है लेकिन इंडिविजुअल की कैश बुक वगैरह में नहीं मेंटेन हुई होती, या इंडिविजुअल फंस गया चेक इशू कर देता है लेकिन बैंक उसको अभी तक क्रेडिट नहीं करता, तो कुछ उसमें इम्बैलेंसेस हो जाती है। जब आप उसकी फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं तो आपकी बैलेंस शीट, आपकी कैश बुक कुछ और बता रही होती है और बैंक की कैश बुक कुछ और बता रही होती है। तो जब आप उन दोनों का जो डिफरेंस है उनको ख़त्म करते हैं, या ख़त्म करने के अमल को बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं, ताकि दोनों चीज़ें मैच कर जाएं। जो उसमें मिसिंग है उसमें लिख दी जाए, जो इधर मिसिंग है वो उधर लिख दी जाए। इसको बैंक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि दिवालिया होना। दिवालिया क्या चीज़ होती, कब होती है? जब आपके पास कुछ ना बचे दूसरों को देने के लिए, यानी कि आपके एसेट कम हो जाएं और आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएं, तो जो बिज़नेस की पोजीशन होती है उसको बैंक्रप्सी कहते हैं। उसके बाद होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं उनके पास उतने वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट से डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जो जब वोटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग में तो डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जो जिसके पास जितने ज़्यादा वोट होते हैं वो उतने ज़्यादा डायरेक्टर ला सकता है। फर्स्ट ये एक कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और एक इंडिविजुअल के पास 500 शेयर हैं, उस 1000 का मतलब 50% हिस्सा। तो अगर फर्स्ट किया 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है 4 का, तो 2 500 जिसके पास शेयर हैं, 2 डायरेक्टर वो अपने रखेगा, 2 बाकी जितने मिसलेनियस हैं वो वोटिंग से अपने डायरेक्टर्स लेके आएंगे। इनका भी एक इलेक्शन टाइप होता है, और इनकी जब वोटिंग होती है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना एक सीईओ जो चेयर करता है यार मीटिंग को, वो अपना इलेक्ट करते हैं, जो भी उनमें से उनको ज़्यादा रिलायबल लगे या जिसके ज़्यादा वोट हों। अगर फर्स्ट या 12 डायरेक्टर्स हैं तो उनमें से एक सीईओ बनेगा, और जिसके
जो जिसको ज़्यादा वोट दे देंगे वो CEO बन जाएगा। तो इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड आपने नॉर्मली सुना होगा। बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे कंपनी कोई भी उसको अगर पैसे चाहिए किसी प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए, तो सबसे पहले तो उनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। शेयर्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या नॉर्मल कॉमन शेयर्स होते हैं। तो शेयर इशू करने के बाद आप उसको उससे पैसे ले सकते हैं। जो आपके शेयर ख़रीदेगा वो शेयर होल्डर हो जाएगा। शेयर होल्डर वो होता है जिसका कंपनी में हिस्सा होता है। वो उसको आप उसके पैसों पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं देते, बल्कि अगर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें से जितना प्रॉफिट होता है, जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं और जो बॉन्ड होते हैं, इनकी कंडीशन अलग होती है। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको, बॉन्ड्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। कुछ रिडीमेबल होते हैं, कुछ इररिडीमेबल होते हैं, और कुछ पे फ्लक्चुएटेड इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो जो डेटर्स होते हैं, जो डिबेंचर इशू ले जाते हैं और आपको डेट देते हैं, कर्जा देते हैं, जैसे बैंक से जाके कर्जा आप ले लें, तो बैंक जो है आपको एनुअली इंटरेस्ट मांगेगा, वो आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर है वो प्रॉफिट लेता है, जिसको डिविडेंड हम कहते हैं, जबकि जो डिबेंचर होल्डर होता है, जो सिर्फ कर्जा देता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसकी फिक्स्ड परसेंटेज होती है कि 10%, 12%, 13%, 14%, जो भी उनका एग्रीमेंट हो जाए उस पे वो इंटरेस्ट लेता रहता है। बॉन्ड भी एक कर्जे की शक्ल में ही होता है। लेट्स सपोज एक 100 का बॉन्ड है, तो सम टाइम ऐसे होता है कि बिजनेस जो होती है वो इशू करती है बॉन्ड्स, कि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिसने ख़रीदना है वो ख़रीद ले। अब उसकी फेस वैल्यू है 1000, तो कंपनी जो है वो इशू करती है 900 पे, और 2 साल गुजरते हैं तो फिर वो आके इंडिविजुअल जो होता है वो बॉन्ड अपना दिखा के उसको दे देता है वापस और 1000 ले जाता है। पहले उसने 900 दिया था बिज़नेस को, अब वो बिज़नेस से 1000 ले लेता है। तो 100 का जो डिफरेंस होता है वो उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो बॉन्ड भी शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बॉन्ड ही होते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा अरसे के लिए होता है, और इस पे भी जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट पे करती है। इसके अलावा आगे डेफिनेशन आती है बुक कीपिंग की। जो प्रोसेस होता है कि बिज़नेस में जितनी ट्रांजैक्शन, जैसे एक शॉपकीपर के पास जितने कस्टमर आए वो रिकॉर्ड करता रहे कि फ़लाँ क्या चीज़ ले गया, कितने की लेके गया। तो ये सारे के सारा जो मेंटेन कर रहा है, बिज़नेस में भी ऐसे होता है, जो चीज़ें उसकी सेल परचेज़ हो रही होती है वो रिकॉर्ड जो करते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो चीज़ें आप जो रेलिवेंट अकाउंट में आप चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक वैल्यू होती है कि फ़र्ज़ कि आपने कोई एक एसेट ख़रीदा और आपने 1 साल पहले ख़रीदा था 1 लाख का, आज उसकी वैल्यू 2 लाख हो चुकी है, लेकिन आप उसको बुक्स में जब 1 लाख का लिखेंगे और हर साल डेप्रिसिएशन वगैरह लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो उसकी नेट वैल्यू होगी आप उसको बुक वैल्यू कहेंगे। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, 1 साल भी नहीं गुजरा, तो आप उसकी बुक वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू जिस पे आपने उस एसेट को परचेज़ किया है, वो उसकी बुक वैल्यू होगी। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है कि आपकी बिज़नेस का पोजीशन देखने के लिए कि आप कितनी सेल्स करें तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मीन कि जिस जगह पे आप न्यूट्रल हैं, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। यानी आप जितनी सेल्स करें और जितनी आपको बिज़नेस पे एक्सपेंस आए, वो सारे का सारा मीट करने के बाद आप ज़ीरो के बैलेंस पे खड़े हो जाएं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट था। एक आधा क्वेश्चन हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा जो इसमें किस तरीके से हम फार्मूला इसका लगाते हैं। पास पेपर में हमने एक ब्रेक इवन के रेलिवेंट क्वेश्चन किया भी था। इसके अलावा बजट होता है। बजट से आपका मतलब ये होता है कि आपके बिज़नेस ने आने वाले वक्त में कितना इस्टीमेटेड, ये एक फोरकास्ट होती है और इस्टीमेटेड चीज़ें होती हैं, और लेकिन ये कैलकुलेटेड इस्टीमेट आपका होता है कि लेट्स सपोज आपने पिछले साल, अब बजट की भी आगे टाइप्स होती हैं, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, सेल बजट हो सकता है, और इसका परचेज बजट हो सकता है, कैश बजट हो सकता है, मास्टर बजट हो सकता है। मास्टर बजट होता है ओवरऑल जिसमें सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा सेल बजट होता है कि फ़र्ज़ किया आपने पिछले साल 5000 यूनिट ख़रीदे थे और उससे पिछले साल आपने 4000 यूनिट्स खरीदे थे, और इस साल आपका टारगेट है 6000 यूनिट्स बेचने का, यानी कि हर साल 1000
यूनिट आपने ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाना है सेल्स के लिहाज से। तो अब फ़र्ज़ किया इस साल में हमने सेल कर ली 5000 यूनिट्स और अब हम अगले साल के लिए बजट बनाना चाहते हैं, सेल्स बजट। तो हम कंसीडर करेंगे कि अगले आने वाले साल हम 6000 यानी कि 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करेंगे। सेम इस तरीके से जो सेल के हिसाब से जितनी आपका सेल बढ़ेगा, इस तरीके से आपको प्रोडक्शन भी करनी होती है। जो प्रोडक्शन का फिर बजट बनेगा वो भी बढ़ जाएगा। इस लिहाज से फिर जो कैश आपको रिक्वायर्ड होता है वो भी ज़्यादा चाहिए, तो कैश बजट भी आपका बढ़ जाएगा। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर आप उसको रोल बैक करें या आप उसको देखें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस एक्चुअल रही, आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर फर्स्ट किया सेल्स कम हुई हैं तो फिर बजट को आप नीचे लेके आना चाहते हैं, या अगर सेल ज़्यादा हो चुकी हैं तो सेल्स को ऊपर लेके जाना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह का जो बजट होगा जिसमें थोड़ी बहुत आप सेल्स और प्रोडक्शन वगैरह में कमी बेशी कर सकते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। लेकिन फिक्स्ड बजट ऐसा होता है जो एक दफ़ा आपने बना दिया वही मेंटेन रहेगा, वही चलेगा, आपने उस पर ही एक्शन लेने हैं, हर चीज़ फिक्स ही रहेगी। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे और उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है और एक कारपोरेशन भी हो सकती है। बिज़नेस फेलियर वो होती है कि आपका जो मिशन था, जिस मकसद के लिए आपने बनाया था बिज़नेस, वो सही रन नहीं कर रहा, आपके एसेट्स कम हो गए हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो बिज़नेस फेलियर की तरफ, बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। कैलेंडर ईयर वो होता है कि जो जनवरी से लेके दिसंबर तक जाता है। फिनेंशियल ईयर वो होता है, साथ ही मैं इसके ऐड भी कर देता हूँ, फिनेंशियल ईयर वो होता है जो आपका फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से लेके जून की एंड ख़त्म होता है। लेकिन बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। लेकिन लेट्स सपोज सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट ने इनको फिनेंशियल ईयर अलग अलग से दिए होते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल, जो बिज़नेस का अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जिससे वो बिज़नेस को चलाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल, इक्विटी कैपिटल भी इसको नाम दिया जा सकता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसे जमा करते हैं, इकट्ठा पैसा जमा करके कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो जो शेयर होल्डर का एक दिया हुआ चीज़ बिज़नेस को होती है, वो क्या होती है बिज़नेस के लिए, वो बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी होती है जिसको हम इक्विटी लायबिलिटी भी कहते हैं, और वो उसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं अगर वो कंपनी का अपना है, कंपनी को प्रॉपर्टी वगैरह खुद खरीद के उससे कारोबार में वो जब लेके आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिज़नेस की एक लीगल एंटिटी होती है, उसकी अपनी एक शनाख्त होती है। बिज़नेस अपने नाम से चीज़ें खरीद के अपनी कस्टडी में रख सकती है, उसकी उससे बिज़नेस की उतनी ही वर्थ बढ़ती रहती है। तो वो होता है कैपिटल। सेम इस तरीके से कैपिटल का अकाउंट, एन अकाउंट वेयर एन ऑनर्स और पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज़ रिकॉर्डेड, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय ऑनर इन्वेस्टमेंट एंड। वही है बात कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो कंपनी या बिज़नेस बनाते हैं उनका जो हिस्सा होता है या जो वो पैसा लगाते हैं उस पर जितना वो इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उनका अपना एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है। कैपिटल गेन और लॉस ये होता है कि अगर आप कैपिटल गुड्स प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसको परचेज़ करते हैं, बाद में कुछ सेल करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन होगा, अगर उस पर आपको लॉस हुआ तो कैपिटल लॉस होगा। कैपिटल एक्सपेंस वो होता है जो आप बड़ी चीज़ें कैपिटल गुड्स आप खरीदते हैं उस पे जिसका फ़ायदा आपको एक साल से ज़्यादा के लिए होता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं। और कैपिटल लीज़ वो होता है जो आप प्रॉपर्टी या कोई गाड़ियाँ वगैरह ख़ुद ख़रीदते नहीं बल्कि आप लीज़ पे लेते हैं। मतलब आपकी उस बिज़नेस के साथ किसी जो आपको देता है लीज़ पे, आप उससे एग्री करते हैं कि आप एनुअल उसको इतना पे करते जाएंगे। लेट्स सपोज आज मार्केट में कोई कैपिटल गुड या कोई गाड़ी वगैरह जो है उसकी कीमत 10 लाख है, आप उससे कहते हैं कि हम एनुअली आपको पे करते जाएंगे लेकिन हम आपको 12 लाख पे करेंगे, मतलब आप उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। कैपिटल स्टॉक, द ऑनरशिप, कैपिटल स्टॉक वही है जो ऑनर जो होते हैं जिनको जो बिज़नेस में कुछ लेके आते हैं प्रॉपर्टी वगैरह, और उसके बदले बिज़नेस उसको स्टॉक दे देता है, शेयर दे देता है, तो वो स्टॉक कैपिटल स्टॉक होगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का उल्टा होता है कि अगर आप चीज़ें सिर्फ कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन
जो इंटरनेशनल तरीका है वो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही चलता है। कैश फ्लो की एक स्टेटमेंट होती है जिससे आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिससे आप बिज़नेस में देखते हैं कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ कैश के आइटम को कंसीडर करता है कि किसी बिज़नेस के कैश आने की स्पीड क्या है, कैश जाने की स्पीड क्या है। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की एक कोई डिग्री है जो सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के रेलिवेंट डिग्री उसमें वो पढ़ाया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये होता है कि आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़ के कितने आपके बिजनेस में अकाउंट इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। चार्टर ये होता है कि जो बिज़नेस होता है उसका एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कि जो लोग मिलते हैं आपस में बिज़नेस करने के लिए, उनके तरीक़ेकार क्या होगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी और बिज़नेस का पर्पज़ क्या है, ऑपरेट कैसे होगा, उसको चार्टर कहते हैं। जैसे जरदारी और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, इस तरीके से ये भी एक चार्टर बनता है कि हमने माल कैसे बनाना है और कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। और आगे आता है जी कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रेफरेंस स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक होता है। प्रेफरेंस स्टॉक वो होता है, कॉमन स्टॉक की सिर्फ पहले बात करें कि जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के असल मालिक होते हैं, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं। यानी कि उनका जितना पैसा लगाते हैं वो उस पर इंटरेस्ट वगैरह क्लेम नहीं करते, बल्कि जो बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनती है तो उससे जितना उनको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड की शक्ल में किया जाता है। अच्छा जी, कंपाउंडिंग पीरियड होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे और बैंक में ही लेट्स सपोज आप कैश रख देते हैं, उस पे आपको 1 साल में जितना इंटरेस्ट लगता है आप बैंक को कह देते हैं कि मेरा जितना इंटरेस्ट होगा आप फर्दर उसको इन्वेस्ट कर लें। तो फ़र्ज़ किया आपने पहले साल में 1 लाख जमा करवाया, तो इंटरेस्ट लगने के बाद अगले साल वो 1,10,000 हो गया। तो पहले जब इंटरेस्ट काउंट हुआ था वो 1 लाख हुआ था। अब दूसरे साल के लिए जब उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो 1,10,000 पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो और आने वाले साल में वो भी जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, उस पर फर्दर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह के जो अकाउंटिंग होती है उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और वो पीरियड अलग से हो सकता है कि आपका जो कैश है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या जो आपका इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है वो एनुअली कंपाउंड हो रही है, 6 मंथली हो रही है, वीकली हो रही है, मंथली हो रही है, डेली हो रही है। कैसे आपकी कंपाउंडिंग, मतलब आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें जो जम होने का अमल है वो डेली हो रहा है, वीकली हो रहा है, मंथली हो रहा है, या 6 महीने के बाद ये अमल दोहराता है या साल के बाद हो रहा है, इसको कंपाउंडिंग पीरियड कहते हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं रावलपिंडी में और आपने आपके कुछ एजेंट्स हैं, जो एक लाहौर में बैठा है, एक कराची में बैठा है, एक सखर में बैठा है और कोई एक पेशावर में बैठा है। तो आप क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि जी मैं आपको चीज़ें भेज दूँगा और उस पर जितना खर्चा वर्चा होगा वो मेरा होगा, और उधर जहाँ पे आप स्टॉक रखेंगे को गोदाम वगैरह, तो उसका रेंट वगैरह भी मैं ही पे करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, जहाँ यहाँ से मैं आपको 5,000 की चीज़ भेज रहा हूँ तो आपने उसको 6,000 का बेचना है, और जितना ऊपर बेचोगे उस पर मैं आपको कमीशन वगैरह पे करूँगा। तो जो भेजने वाला होता है उसको कंसाइनर कहते हैं, जो रिसीव करने वाला होता है, जो एजेंट होता है, उसको कंसाइनी कहते हैं, और जो चीज़ होती है जो यहाँ से भेजी जाती है वहाँ बेचने के लिए उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। कारपोरेशन, जैसे हमने पढ़ा कंपनी को कारपोरेशन पे कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट क्या चीज़ होती है कि वो लागत, खर्चे जो चीज़ बनाने के लिए होती हैं। लेट्स सपोज आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, एक सिंपल से सिंपल एग्जांपल ले लें, घर में जो खाना बनाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट होती है। कैसे होती है, फ़र्ज़ किया आप जो है फ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने का फ्लोर आया वो मटेरियल है, उस पर किसने कितनी मेहनत की, वो उसके जो उसको उसकी मेहनत का पैसा बनता है वो लेबर होगा, और जो आग जला के उसको पकाने का खर्चा है वो उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो तीनों मिला के, यानी कि जो मटेरियल ख़रीदा एक बंदे ने मेहनत की और तीसरे बंदे ने या उसी बंदे ने जब आग पे उसको पकाया तो आग का जो खर्चा वगैरह है
तो तीनों को जब मिलाएंगे तो ये आपकी कास्ट बन जाएगी। जो भी आप काम करते हैं बिज़नेस में, प्रोडक्शन देते हैं, तो जो चीज़ बनती है उस पे 3 किस्म की कास्ट होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और मटेरियल और जो लेबर होता है इसको हम प्राइम कास्ट भी कहते हैं, और लेबर और ओवरहेड को कन्वर्जन कास्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मे भी आगे आएम भी। तो तीनों मिल के फैक्ट्री कास्ट कहती हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी इनको कहते हैं। तो जो भी आप चीज़ बेचते हैं उसकी एक कास्ट होती है, आपको लागत आई होती है, वो सारे के सारे खर्चे मिला के कास्ट बनाते हैं। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है कि जो आप सेल कर रहे हैं उस पर कितना आपका खर्चा आया। ये कास्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका भी एक लंबा चौड़ा फार्मूला होता है। इसके अलावा क्रेडिट है, डेबिट और क्रेडिट तो आपको पता ही होगा। इस पे मेरा दिल है कि ये कोई वीडियो लेक्चर बन जाता तो आपको याद रखने में आसानी होती, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूँ कि आपके एसेट जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और जब आपके एसेट कम होते हैं क्रेडिट होते हैं। जब आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं क्रेडिट होती हैं, और जब वो कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। इस तरीके से इनकम और रेवेन्यू का भी कुछ होता है। आपने इनके लिए एक फार्मूला, मैं किसी टाइम आपको राइटिंग में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना के इस पे अलग से एक समझाऊंगा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। मोस्ट एमबीए भी लोग कर जाते हैं और इस चीज़ में कन्फ्यूजन चलती ही रहती है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। अच्छा जी, करंट एसेट्स हैं जैसे इन्वेंट्री वगैरह, बिल रिसीवेबल, वो एसेट्स जिनको आप फ़ौरन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनकी मतलब आपको कैश में अगर सेल करना हो तो इतना प्रॉब्लम ना होता हो। मतलब आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं तो वो भी आपने अगर उसको कैश में कन्वर्ट करना है तो चेक लिखें और जाके ले लें। अगर आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उनको जाके मार्केट में बेचें और ले लें। तो इस तरीके से अगर कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो उसको भी जाके आप बॉन्ड्स वगैरह जो आपके पास हैं उनको भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो शॉर्ट पीरियड में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको करंट एसेट्स कहते हैं। और सेम इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको कम पीरियड में, यानी कि साल से कम के पीरियड में जो उधार आपको वापस देने होते हैं उनको करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। करंट रेशियो है, करंट एसेट्स को अगर ऊपर रखा जाए और करंट लाइबिलिटीज़ को नीचे रखा जाए, डिवाइड किया जाए, तो इसका जो जवाब आता है करंट रेशियो होता है। डेबिट जैसे पहले क्रेडिट हमने पढ़ा, फिर डेबिट पढ़ा कि डेबिट एंट्री कैसे करते हैं और क्रेडिट एंट्री कैसे करते हैं। इस पे मैं फिर आपको बताऊंगा। एक हम जब क्या कोई हमारे पास एसेट आ रहा होता है तो डेबिट होता है, जा रहा होता है क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी आ रही होती है तो डेबिट होती है, और जा रही होती है तो क्रेडिट होती है। तो इस तरीके से ये आपने मेंटेन करना है। डेप्रिसिएशन ये होती है कि आपका जो एसेट है, फर्स्ट कि आपने 5 लाख का एक एसेट ख़रीदा है और 5 साल उसकी लाइफ चलेगी, तो आप एक ही साल में अगर उसको शो करेंगे कि आपने इतने की कोई चीज़ परचेज़ की थी तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपका बिज़नेस लॉस शो करेगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं कि वो जो एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स आप ख़रीदते हैं उनकी जितनी लाइफ होती है उस पर डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे या डिमिनिशिंग लाइन मेथड जो भी अप्लाई करते हैं, तो उस पर आप एनुअली उसका कुछ हिस्सा राइट ऑफ करते जाते हैं, ताकि आपका जो है प्रॉफिट लॉस की तरफ जो बिजनेस है वो लॉस सी न शो कर रहा हो, बल्कि वो जस्टिफाई इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिविडेंड वो होते हैं जो शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जब बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो उसका जो हिस्सा वो शेयर होल्डर में डिवाइड करते हैं एज ए उनका हिस्सा, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ड्राइंग्स वो होती हैं कि जो लोग मिल के बिज़नेस बनाते हैं और उनको अगर ज़रूरत पड़े तो बिज़नेस में अपने ज़रूरत के लिए कोई चीज़ उठा के ले जाएं, तो उनके अकाउंट में ये उनके जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको कम हो जाती है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है वो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स का एक अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, हर एक का अलग अलग से जितने शेयर होल्डर्स होंगे उनका ये ज़्यादातर पार्टनरशिप में होता है, और जो जितनी कोई चीज़ ले जाएगा उसकी ड्राइंग्स बनती जाएंगी। अगर कोई वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट में से ड्राइंग्स रिड्यूस हो जाती हैं, या उसका प्रॉफिट के हिस्से में से ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है वो माइनस कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट हमें ये बताता है कि उस बंदे ने कितनी बिजनेस से चीज़ें ली हुई हैं। अर्निंग्स पर शेयर होती हैं कि जितनी आपकी बिज़नेस में एक साल में अर्निंग्स की डिवाइडेड जितने आपके बिज़नेस को उस साल में
शेयर्स हैं, तो डिवाइड करें तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएंगी, यानी कि जितनी अर्निंग आपकी टोटल हुई और टोटल बिजनेस के शेयर कितने थे, हर एक के शेयर के हिस्से में कितनी अर्निंग आई, इसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। एम्बिजलमेंट ये होती है कि आपने बिज़नेस का जो चीज़ हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको अप्लाई कर दें या उसको इस्तेमाल करें, तो उसको एम्बिजलमेंट कहते हैं। यानी कि फ़र्ज़ किया एक बिज़नेस की स्टेशनरी है या बिज़नेस की गाड़ी वगैरह है, वो सिर्फ बिज़नेस के पर्पज़ के लिए, लेकिन आप उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए करते रहें तो उसको एम्बिजलमेंट कहते हैं। फैक्टर, हाँ जी, फैक्टर वो होता है कि आपने कुछ चीज़ें सेल की थी, लेकिन आपके जो अकाउंट रिसीवेबल थे, जो रिसीव आपको पैसे अभी होने थे, आप क्या कहते हैं उसको कि 3 महीने के अंदर आपने पे करना है। तो 3 महीने अभी नहीं गुजरते, 1 महीना गुजरता है, तो आप उसको कहते हैं अगर आप मुझे जल्दी पे कर दो तो मैं आपको कुछ उसमें डिस्काउंट कर दूँगा जो आपने मुझे पैसे देने हैं। तो वो जो डिस्काउंट होगा उसको फैक्टर कहते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर आप कोई चीज़ जाएँ मार्केट में बेचना चाहें तो नॉर्मली उसकी बिज़नेस उसमें मार्केट में क्या प्राइस होगी, तो इसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। FASB है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसको हम जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये वो सारा कुछ पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा आपका आता है FIFO, फास्ट इन फास्ट आउट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है कि जो चीज़ पहले आती है बिज़नेस के अंदर, जो चीज़ पहले परचेज करके आते हैं, उसको जब सेल करेंगे तो पुराने वाली चीज़ को पहले निकालेंगे, पहले उस स्टॉक को ख़त्म करेंगे। इस उसूल को FIFO कहते हैं। फिस्कल ईयर होता है, जो आपका फिनेंशियल ईयर होता है, नॉर्मली 12 महीने का होता है, और फिस्कल ईयर या फिनेंशियल ईयर एक ही बात होती है, 12 महीने का होता है, और इसका ज़रूरी नहीं कि दिसंबर को ख़त्म हो या जून को ख़त्म हो। बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर जो उसका होता है या फिस्कल ईयर जो होता है वो जुलाई से लेके जून पे ख़त्म होता है। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स जिनको मूव नहीं किया जा सकता उनको फिक्स्ड एसेट कहते हैं। फिक्स कास्ट वो होती है बिज़नेस के वो चीज़ें जहाँ पे आपको रेंट वगैरह फ़िक्स पे करना पड़े, मतलब आपकी बिज़नेस की एक्टिविटी पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि आपने फ़र्ज़ किया एक गोदाम लिया, रेंट पे लिया, तो आप उसकी फ़र्ज़ किया 50,000 पर मंथ अगर पे कर रहे हैं तो उसकी कास्ट जो होगी वो फिक्स्ड कास्ट शामिल होगी, और उसको हम क्या कहेंगे कि ये फिक्स कास्ट है और इसका एक्टिविटी के साथ कोई लिंक नहीं होता। आपकी बिज़नेस कुछ प्रोडक्शन करे या ना करे, वो कास्ट आपको पे करनी ही होती है, उसको फिक्स कास्ट कहते हैं। एफ अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ा आपको। आई थिंक कि हमने 4 पेज आज कर लिए हैं, बाकी 4 कल कर लेंगे। आज इतना ही रखें।